दोस्तों बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि अभी तक तो बांग्लादेश में क्या चल रहा था, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, भारतीय विरोधी काम वहां पर किए गए और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए। लेकिन अब बांग्लादेश के टुकड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के टुकड़े होने वाले हैं। क्योंकि जब किसी भी देश में यूएस की एंट्री हो जाती है, अमेरिका की एंट्री हो जाती है, तो वह देश एक तरीके से वार जोन बन जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से अब हाल बांग्लादेश का होने वाला है। क्योंकि जैसे हम देखें पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तो वह एक बार रूस की यात्रा पर चले गए थे। उसके बाद इमरान खान कभी वापस ही नहीं आए और आज तक पाकिस्तान की जेल में बंद है। वहां पर तख्ता पलट हुआ और अमेरिका का एक पपेट, जैसे अभी प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो अमेरिका ने बिठाया हुआ है, जो अमेरिका के इशारों पर काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बांग्लादेश की। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की यहां पर एंट्री हुई और बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों बांग्लादेश ने सेंट मार्टिन आइलैंड शेख हसीना से मांगा था, लेकिन शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड है कहां और उसे अमेरिका क्यों लेना चाहता है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। अब दोस्तों जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो हिंद महासागर में काफी महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और साथ ही पूरे इंडियन पैसिफिक ओशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन आइलैंड बिल्कुल बांग्लादेश के कॉर्नर पे पड़ता है। जैसे बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश है, तो यहां पर बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ता है। हम आगे देखते हैं। जैसे सेंट मार्टिन आइलैंड, जैसे ये बांग्लादेश का नक्शा है, ये पूरा बांग्लादेश का नक्शा है और ये सेंट मार्टिन आइलैंड है वो बिल्कुल बांग्लादेश के अंतिम पॉइंट पर है, बिल्कुल यहां पर। जो मुख्य हम देखें, जैसे इसके किनारों को हम देखें, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसकी आबादी लगभग 3800 की लगभग आबादी रहती है। 3800 लोग रहते हैं। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 9 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई लगभग 0.5 किलोमीटर की है। जैसे हम इसको बड़ा करके देखें तो इसकी जो लंबाई है वो केवल 9 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, ऐसे वो औसत चौड़ाई देखें तो 0.5 किलोमीटर। एक छोटा सा आइलैंड है जो बांग्लादेश के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अब जैसे इसकी हम दूरी देखें तो ये बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार जिला है, यहाँ पर बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला है, तो उसी का यह भाग है। समुद्र में बिल्कुल आइलैंड है, उसी का यह भाग है। तो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से यह कितनी दूरी पर पड़ता है? 9 किलोमीटर की दूरी पर। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, उससे 9 किलोमीटर की दूरी पर और यह म्यांमार से कितनी दूरी पर है? म्यांमार से भी 8 किलोमीटर की, जो कोस्टल एरिया है म्यांमार का, इससे भी 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे भारतीय राज्य त्रिपुरा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत का अगर राज्य देखें, यहाँ पर त्रिपुरा इससे 350 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका इसको क्यों लेना चाहता है। अब इसका जवाब देखिए दोस्तों, अमेरिका क्या करना चाहता है कि जैसे यह सेंट मार्टिन आइलैंड यहां पर ले लेना चाहता है, तो यहां पर वह एक देश बनाएगा। देश बनाकर क्या करेगा, जैसे इजराइल को, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे ताकतवर एक देश उन्होंने बिठा रखा है, जो पूरे इजराइल मिडिल ईस्ट को घुमा घुमा के मारते रहता है। पूरा कंट्रोल इजराइल और उसके जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट पे पूरा कंट्रोल रखता है। उसी तरीके से अमेरिका क्या चाहता है, पूरा इंडिया, जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, तो पूरे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में यहां से पूरा कंट्रोल चाहता है। उसके जरिए क्या करेगा, यहां पर ये चाइना पर भी नजर रख सकता है, इंडिया पर भी नजर रख सकता है। क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में देखिए तो उनमें से एक चाइना है, दूसरा है रशिया। तो और अगर आने वाले समय में कोई सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा तो वो बनेगा भारत। तीसरा नंबर आ गया भारत का, क्योंकि भारत, जो भी कोई ताकतवर देश होता है वो अमेरिका का दुश्मन होता है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश ताकतवर हो और उसके बाद साथ खतरे में, क्योंकि सबसे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका है। इसलिए अमेरिका, हर कोई ऐसा देश जो ताकतवर बन रहा है, जैसे चाइना के विरोध में खड़ा हो गया, चाइना क्योंकि दूसरी महाशक्ति है तो चाइना के विरोध में खड़ा रहता है। इसी तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, भारत विकसित हो रहा है, भारत आने वाले समय में अमेरिका का दुश्मन होगा। तो अमेरिका आगे ही 100 साल की सोचकर चलता है। तो दोस्तों उन्होंने यहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के लिए शेख हसीना से बोला, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया। अब दोस्तों ये पूरे पैसिफिक एशियन में कंट्रोल चाहने के लिए उसने क्या किया, अब शेख हसीना का तख्ता पलट ही कर दिया। शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना भागकर भारत आ गई और भागकर भारत आने के बाद वहां पर उन्होंने एक अपना पपेट बिठाया जो मोहम्मद यूनिस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों मोहम्मद यूनिस का अमेरिका प्रेम तो जग जाहिर है, क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका जाकर बोला था कि यह एक सोची समझी रणनीति थी जो बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट
किया गया, क्योंकि इन्होंने वहां जाकर ये जो बाइडेन से किस तरीके से मिल रहे हैं उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने ही वहां पर खुल के बोला था कि यह एक सोची समझी प्लानिंग थी, और जिसका मुख्य लीडर कौन था, इस लड़के का नाम इन्होंने बताया था। इसका नाम है महफूज आलम। महफूज आलम। ये छात्र प्रोटेस्ट नहीं था, जबकि एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया गया था। और इन्हीं के साथ ये खड़े हैं बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के पहले के राष्ट्रपति हैं। तो इन सब ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया था। अब आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक अमेरिका जा सकता है। अब दोस्तों यही महफूज आलम है जिन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के बारे में अभी विचार दिया था। ग्रेटर बांग्लादेश, ये इनसे अपना देश नहीं संभल रहा है और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये देखो, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा इन्होंने ही जारी किया था। तो इन्होंने क्या किया, जैसे बांग्लादेश है तो उस तरीके से जैसे पहले का भारत हुआ करता था, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो उस समय जब अखंड भारत था तो उस समय बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हुआ करती थी। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश की स्थिति थी वैसे ही स्थिति वापस लाना चाहते हैं। तो ये बात हमारे लिए भी सोचने की है कि जैसे भारत पहले अखंड भारत था तो हम भी वापस ऐसी ही स्थिति में लाने की सोच सकते हैं। पाकिस्तान को भी अपने में मिला लें, बांग्लादेश को भी अपने में मिला लें। तो ये आइडिया तो इन्होंने बढ़िया दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम अपना पहले का बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जिसमें कौन कौन से आएंगे, बिहार भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा और उड़ीसा भी आ जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट के जो भी 7 राज्य हैं वो इसी में शामिल हो जाएंगे, जैसे आजादी से पहले था। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आजादी से पहले का जो अखंड भारत था वो भी तो हम यही चाहते हैं, पाकिस्तान भी अपना ही हो, बांग्लादेश भी अपना ही हो। तो ये तो विचार इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, हमें समझने की जरूरत है, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नेताओं को समझने की जरूरत है। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि आखिर बांग्लादेश का विभाजन कैसे होने वाला है, बांग्लादेश का बंटवारा कैसे होने वाला है। अब दोस्तों अभी एक खबर प्रकाशित हुई थी, उसमें यह था कि जैसे मोहम्मद यूनुस ने अभी ऐलान कर दिया है कि अभी इसी साल मतलब 2025 में बांग्लादेश में चुनाव करा लिए जाएंगे, और इनको तो यह लगने लगा है कि बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएंगे तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, इसका भी पत्ता कटने वाला है। और इससे पहले तो शेख हसीना को तो भगा दिया गया है, और ये खालिदा जिया जो भारत विरोधी मानी जाती थी, इसको भी लगने लगा था कि अब तो हमारी पार्टी की सरकार आने वाली है। लेकिन अब इन तीनों का ही मामला खतरे में होता जा रहा है, क्योंकि अब कुछ नया होने वाला है। अब नया होने क्या वाला है वो उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अब ये तीनों जो लोग हैं, शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग, और खालिदा जिया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, इन सबको ही बाहर किया जा रहा है। और वहां के स्टूडेंटों ने एक नई पार्टी बनाई है, जातीय नागरिक समिति। और ये कब बनाई गई है, जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उसके ही थोड़े दिनों बाद ही ये पार्टी बनाई गई है। इसमें 4 मुख्य लीडर हैं। 4 मुख्य लीडर कौन कौन से हैं, एक तो है नसरुद्दीन पटवारी, दूसरा है अख्तर हुसैन, संयोजक है नसरुद्दीन पटवारी, सदस्य सचिव है अख्तर हुसैन, और 2 लोग और इसमें, एक लड़की है सामंता शर्मिन और सरजिस आलम। ये सभी ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंटों के नेता रहे, मतलब छात्र नेता रहे हैं। अब इनके बारे में देखें कि सेना को भी यह लग रहा है बांग्लादेश में कि अब हमारी सरकार यहां पर नहीं बनने वाली है, जिसकी वजह से सेना भी चाह रही है कि यह पार्टी को समर्थन दे। और इन्होंने क्या किया है कि जैसे ये 4 लोगों के बारे में हम देखें, जैसे इनकी तस्वीरें हमने ढूंढी तो बड़ी मुश्किल से इनकी तस्वीरें मिली हैं। जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उसी के कुछ दिनों बाद ही एक पार्टी बनाई थी, उनमें ये 4 लोग शामिल थे। इनमें से ये पहला लोग है अख्तर हुसैन, ये आ गया, सॉरी नसरुद्दीन पटवारी, नसरुद्दीन पटवारी ये है, और अख्तर हुसैन ये है, जो ये खड़ा हुआ है ना अख्तर हुसैन, वो ये है। इनमें एक लड़की है, उसका नाम है सामंता शर्मिन, ये रही लड़की, इसका नाम है सामंता शर्मिन, और इसमें एक और है जो सरजिस आलम। ये 4 लोग मिलकर, 4 स्टूडेंट्स मिलकर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है कि अब हम अपना बांग्लादेश हम स्वयं बनाएंगे। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक हैं। लेकिन इनमें क्या है दोस्तों, अब इनमें क्या है, जैसे ये बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं आ रही, ये तो खत्म हो गई है, लेकिन इनमें क्या है, जो विदेशी प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। विदेशी प्रभाव बढ़ता जाने के कारण इनमें क्या है कि ये तो एक तरीके से नाम मात्र की पार्टी है, लेकिन इनको जो चलाएंगे वो विदेशी ही चलाएंगे। जैसे अमेरिका का पपेट है मोहम्मद यूनुस, इस तरीके से जो खुफिया जासूस हैं वो चाइना के भी हो सकते हैं, अमेरिका भी हो सकते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तो बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, उन्होंने आरोप लगाया है, बीएनपी का आरोप, कि पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है खुफिया एजेंसियां।
अब खुफिया एजेंसियां पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब खुफिया लोग या बांग्लादेश की सरकार बनाएंगे। और इसी तरीके से अवामी लीग तो अभी सिमट गई है, अवामी लीग तो कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन जो बीएनपी पार्टी है खालिदा जिया की, उन्होंने कहा है कि ये खुफिया एजेंसियां हैं, ये सब काम कर रही हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में खुफिया एजेंसियां ही बांग्लादेश की सरकार चलाएंगी और बांग्लादेश के टुकड़े भी हो सकते हैं, जैसे अभी सीरिया में हुए। सीरिया में भी अलग अलग विद्रोहियों ने अलग अलग शहरों पर अपने अधिकार कर लिया है। एक तरफ से तुर्की या फिर इजराइल, इन्होंने कुछ कुछ हिस्से दबा लिए हैं, और कुछ कुर्द लड़ाके हैं, उन्होंने अपने हिस्से दबा लिए हैं। तो इनमें जब खुफिया एजेंसियों के लोग यहाँ पर सरकार चलाएंगे, सरकार बनाकर चलाएंगे, तो यह एक तरीके से वॉर जोन बन जाएगा पूरे, मतलब साउथ एशिया में यह बहुत खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब दोस्तों आगे हम देखें, जैसे ये पार्टी अगर बांग्लादेश की सरकार में अगर खुफिया एजेंसियां ही पार्टी बना लेंगी, खुफिया एजेंसियां ही देश चलाएंगी, उसी तरीके से जैसे अराकान आर्मी ने तो यहाँ पर कब्जा कर लिया है और वो लगातार बढ़ती भी जा रही है। अराकान आर्मी जो बांग्लादेश में यहाँ पर बढ़ती जा रही है, कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्षेत्र से घुसते हुए उन्होंने कब्जा यहाँ पर कर लिया है, जिसको अभी दिखाया नहीं जा रहा है। अब दोस्तों जैसे ही ये पार्टी बनेगी तो चाइना की तरफ से इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चाइना की तरफ से प्रभाव बढ़ेगा, तो हो सकता है चाइना यहां से कब्जा कर ले। और भारत तो कोशिश करेगा ही कैसे भी इसको कंट्रोल करने की, तो भारत यहां पर अपना कब्जा कर ले अराकान आर्मी के साथ मिलकर, और यूएस के कुछ लोग हैं जो यहां पर कब्जा कर ले। तो इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ सकता है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत खतरे की घंटी साबित होने वाली है, क्योंकि सत्ता प्रेम ऐसा होता है जिसके चक्कर में इन्होंने अपना पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मोहम्मद यूनिस, केवल सत्ता के चक्कर में ही इन्होंने अपना पूरा देश बर्बाद कर दिया है। और बांग्लादेश की अब ऐसी स्थिति होने वाली है जैसे इराक की हो गई, सीरिया की हो गई, लेबनान, ये बहुत सारे मिडिल ईस्ट के ऐसे देश हैं जिनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, खंडर बना दिया है। उसी तरीके से इन सत्ता प्रेमियों ने बांग्लादेश की हालत खराब कर दी है। दोस्तों जब तक बांग्लादेश के लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, जब तक वहां पर बहुत कुछ घट चुका होगा और जिसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होगा। दोस्तों इस तरीके से बांग्लादेश के टुकड़े हो सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आखिर बांग्लादेश का क्या होने वाला है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।